तो हे स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राम। ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th के बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पिछले लेक्चर में हमने सिलेबस का ओवरव्यू किया था, जो हमारा थ्योरी सिलेबस है और जो भी प्रैक्टिकल सिलेबस है उसको हमने देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये ग्राम। तो ग्राम सुनते ही सबसे पहले जो दिमाग में बात आती है, मतलब जैसे मैंने ग्राम कहा, जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो ग्राम, तो ग्राम यानी गांव। गांव को ग्राम भी कहते हैं। गांव यानी विलेज हो गया। अब विलेज बेसिकली क्या है? विलेज एक ऐसी चीज है जहां पर लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो उसी तरह जो ग्राम है, ये ग्राम और ये जो विलेज है, ये सिमिलरली जो म्यूजिक के टर्म में जो ग्राम होता है उसमें म्यूजिक के टर्म में जो ग्राम होता है उसमें जो स्वर होते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में रहते हैं। और जो विलेज होता है, जो कि हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं इस टर्म को, गांव, विलेज, इसमें लोग एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से रहते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट आ गया ग्राम की डेफिनेशन में, वो ये आ गया कि इन common language gram means village। ठीक है, तो इसी तरह से just like a village is a collection of homes of people। अब ग्राम, तो अब बेसिकली हम जो ग्राम की डेफिनेशन देना चाह रहे हैं वो कि ग्राम इज तो अब जो ग्राम की हम डेफिनेशन देना चाह रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के, रिलेट करके, तो ग्राम इन म्यूजिक इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ स्वर्स। स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ स्वर्स। स्वर्स वही आपके जो 7 स्वर आते हैं, सारे, गामा, प, ध, नी। तो अब इसके बाद अगर हम जो एक और डेफिनेशन देखें ग्राम की, तो द बेसिक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द 7 स्वर्स को इंग्लिश में नोट्स भी लिख देते हैं हम कभी कभार। तो अगर स्वर लिखें या फिर नोट लिखें, दोनों का मतलब सिमिलर ही होता है। और इन दोनों टर्म्स को हम कहीं कहीं पर सेपरेटली यूज भी कर सकते हैं। तो द बेसिक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द 7 स्वर्स या नोट्स इज ग्राम। तो ये स्ट्रक्चर्ड, जो हमने कहा था स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, उसको डिफाइन किया हमने कि जो बेसिक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द 7 स्वर्स। ठीक है, तो जब when a set of swars forms a fixed pattern that system is known as gram। तो ये जो दो वर्ड हमने यूज किए थे, स्ट्रक्चर्ड और सिस्टम, दोनों को ही हम अब अच्छे से देख रहे हैं। तो पहली बात जो की हमने की, एक ऐसा बेसिक सिस्टम जो कि जो 7 स्वर है उनको एक साथ ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो जैसे अगर मैं लिखूं सा, रे, गा, मा, प,
ध नी। तो ये 7 स्वर हैं, इसको मैं एक साथ लेके आया, ठीक है। और अब दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो ये कह रहा है कि सेट ऑफ स्वर्स फॉर्म्स अ फिक्स्ड पैटर्न दैट सिस्टम इज नोन एज ग्राम। तो अगर जैसे मैं सारे गामा प ध नी कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ सा गा रे ध नी प, ये कोई फिक्स मतलब ये कोई पैटर्न नहीं हुआ, मतलब जैसे सारे गामा प ध नी, और इसी हिसाब से मैं अपने आगे की भी जो प्लेइंग है वो कर रहा हूँ। और अगर मैं ये वाला पैटर्न ले रहा हूँ सा गा रे ध नी प, इसको मैंने कोई ये पैटर्न मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इस पैटर्न में आगे चलूंगा, तो ये एक मेरा अलग से पैटर्न बन जाएगा। यानी जो पैटर्न होगा वो फिक्स रहेगा हमेशा। जैसे सा रे गा मा प ध नी अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये इसी पैटर्न में आगे भी चलते रहना चाहिए। मतलब ऐसे हमें फिर बाद में बीच में ही ऐसे डिफाइन ना कर दे कि हम सा गा रे मा प ध नी कर रहे हैं फिर बाद में। मतलब ये जो फिक्स्ड पैटर्न है इसी पैटर्न में आगे चलेगा और यही एक ऑर्गेनाइज चीज से आगे चलेगा। अब अगर हम आगे बढ़े तो एक श्लोक आता है हमारे पास, अथ ग्रामस्त्रया प्रोक्तका स्वर संदोह रूपिणा षडज मध्यम गांधार संज्ञामिते समन्विता। तो ये जो श्लोक है इसका मतलब हम समझेंगे। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक पंडित अहोबल जो थे, पंडित अहोबल, उन्होंने अपनी जो संगीत पारिजात है, जो किताब इन्होंने लिखी थी, उसमें ये श्लोक लिखा था। और इस श्लोक के बेसिस पर हम जो है वो ग्राम को समझते हैं। तो अगर इसको डिकोड किया जाए इस श्लोक को, तो अथ ग्रामस्त्रयः, त्रयः अगर आपको पता चल रहा होगा ये 3 बोल रहा है। और प्रोक्तका स्वर संदोह रूपिणा षडज, षडज मतलब जो सा हम बोलते हैं सा, उसको हिंदी में कहते हैं जैसे षडज, मध्यम, गांधार, जो निषाद हो गया, गांधार, गा को गांधार, अभी ये मैं आगे बताऊंगा। षडज, मध्यम, मध्यम यानी म। आपको जैसे ही मैं बोलूंगा ना आपको पता चल जाएगा। जैसे ये जो इनिशियल्स मैं लिख रहा हूँ ना स्वर के, सा रे गा मा पा धा नी, बस ये उसी को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे षडज है, आगे श आ रहा है तो उसको स, मध्यम आगे म आ रहा है तो म, वैसे ही आगे गांधार तो गा, संज्ञामिते समन्विता। मतलब ये है कि जो 7 स्वरों की मूल व्यवस्था है उसकी संज्ञा है ग्राम। तो अब ये जो ग्राम है इसको आपने स्केल के नाम से भी सुना होगा, अलग मतलब जैसे इंग्लिश में हम इसको स्केल भी कह देते हैं कई बार, तो वही इसको कहा है। तो इस श्लोक को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जैसे इसको हमने डिकोड किया तो 3 सा मा गा, यानी ये जो टेक्स्ट है, ये जो श्लोक है वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास ग्राम है वो ग्राम 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? सा, मा और गा। तो पहला इसी से हमारा पहला आ गया षडज ग्राम, षडज ग्राम। फिर हमारे पास आ गया मध्यम ग्राम। फिर तीसरा हमारे पास आ गया गांधार ग्राम। ऐसे सिलेबस से देखा जाए तो ये श्लोक आपको रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर आपको ये याद होता है तो आप अगर इसको समझ पाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा ग्राम को समझने के लिए। तो ये 3 ग्राम जो होते हैं ये हमने इस श्लोक से डिकोड किया। अब आगे देखते हैं। तो अब ये जो षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम है, ये जैसे हमने डिफाइन किया था फिक्स्ड पैटर्न को। तो एक पैटर्न जैसे सा रे गा मा पा धा नी, मैंने सा से स्टार्ट किया था। अब जैसे मान लीजिए मैं रे से स्टार्ट कर दूं, रे गा मा पा धा नी फिर सा, तो ये एक अलग पैटर्न हो गया। अब मैं आगे की अपनी जो भी कॉम्पोजिशन है वो इससे कर रहा हूँ। या फिर मान लीजिए मैं म से शुरू कर दूं या मैं ग से शुरू कर दूं, तो उसी तरीके से जैसे षडज ग्राम हो गया ये इस तरह से आ जाता है, सा रे गा मा प ध नी। जो मध्यम ग्राम आ गया
वो म प ध नी सा रे गा। और इसी तरह से गांधार ग्राम आ गया, ग म प ध नी सा। तो अब आगे देखते हैं। तो जो एंशिएंट म्यूजिक है, जो भी हमारा एंशिएंट म्यूजिक है, उसने जो 22 श्रुतियां हैं, श्रुति मतलब जो माइक्रोटोन्स, जो फ्रीक्वेंसी है, उसको यूज किया था स्वर की एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। यानी अगर मैं कहूं तो इन एंशिएंट इंडियन म्यूजिक द 22 श्रुतिज या फिर जिसको हम माइक्रोटोन्स भी कह सकते हैं, वर यूज्ड टू डिफाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ स्वर्स। ठीक है, तो इसी अरेंजमेंट, यही जो श्रुति है, इसको जो हमने एग्जैक्ट पोजीशन, अब हम पोजीशन दे रहे हैं, तो यानी कोई अरेंजमेंट बनी होगी, जैसे ये एक अरेंजमेंट बनी, ये एक अरेंजमेंट बनी, ये एक अरेंजमेंट बनी। तो इसी अरेंजमेंट को फिक्स सीक्वेंस में स्वरों को बिठा के जब हम प्ले करते हैं तो वो स्केल बन जाता है। ठीक है, तो इसी लाइन को लिखते हैं, फ्रॉम द arrangement of these shrutis a fixed sequence of swars was formed, which gave rise to सप्तक यानी स्केल। और सप्तक जो आप सुन के भी पता लगा पा रहे होंगे, ये सप्त यानी 7, ये 7 को डिनोट कर रहा है कि जो 7 स्वर आएंगे, सा रे गा मा प ध नी, इनका जो अरेंजमेंट होगा उसको सप्तक कह रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक और श्लोक आता है। अब ये जो श्लोक, जैसे हमने जो पहला श्लोक पढ़ा था, वो हमने ग्राम को समझने के लिए पढ़ा था कि उसमें कितने ग्राम होते हैं। ग्राम को जो हम, ग्राम की जो बेसिक डेफिनेशन आ रही है वो वहां से। और अब जैसे हमने ये पोजीशनिंग की बात करी थी, एग्जैक्ट पोजीशनिंग ऑफ स्वर्स, उसको हम इस श्लोक से समझते हैं। तो ये वाला भी जो श्लोक है, ये भी पंडित अहोबल की जो किताब थी संगीत पारिजात, इसमें पंडित अहोबल ने इंक्लूड किया था इसको। और इसी श्लोक से वो हमें जो पोजीशनिंग है स्वरों की, वो समझाना चाह रहे थे। तो अब ये श्लोक पढ़ते हैं। तो चतुः चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमाः द्वे द्वे निषाद गांधारौ तिस्त्री ऋषभ धैवतो। तो जैसे अगर आपको हिंदी में भी काउंटिंग आती होगी तो आप समझ पा रहे होंगे, जो ये चतुः आया यानी 4, फिर से चतुः 4, चतुष चैव यानी चतुः च एव यानी 4 4 और 4, 4 4 और 4, षडज मध्यम पंचमाः यानी सा मा
और पा, द्वे द्वे यानी दो और दो, निषाद गांधारव यानी नी और ध, और तिस्त्री यानी तीन, ऋषभ रे और धैवता यानी ध। अब जैसे हमने जो 22 श्रुतियां जो थी, ये जो 22 श्रुतियां जो माइक्रोटोन जिनको हम यूज कर रहे थे पोजीशनिंग डिफाइन करने की इन स्वरों की, उसी को हमने डिवाइड किया है अब। तो अगर आप इसको प्लस करेंगे तो 4 4 ये वाला 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, ये जो टोटल आएगा वो आपके पास 22 आएगा। इसका मतलब ये जो 22 श्रुतिज हैं, इसी को हमने हर 7 स्वरों में डिवाइड किया है। तो अब इसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अब हम एक टेबल बनाएंगे हर एक ग्राम के लिए अलग अलग, और हर ग्राम के हिसाब से वो टेबल अलग अलग बनेगी। तो अब हम वो टेबल बनाते हैं और आगे की चीज समझते हैं। तो सबसे पहले हम षडज ग्राम देखेंगे। तो षडज ग्राम, अब ये जो ग्राम है ये सा से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब ये जो स स्वर है सा, ये इसका प्रधान स्वर होगा क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसका प्रधान स्वर है यानी रूलिंग नोट है। तो अब हम इसका टेबल बनाते हैं, और जो भी प्रधान स्वर होता है उसी के नाम पे ग्राम का नाम पड़ जाता है। तो अब हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर श्रुति यानी जो माइक्रो वो लिखेंगे, फिर यहाँ पर पोजीशन और नीचे स्वर। तो जैसे कि मैंने बताया आपको 22 श्रुतियां होती हैं, तो अब हम काउंटिंग वाइज 22 श्रुति लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर नीचे अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए यहीं से 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। अब बारी है स्वरों को बिठाने की। तो सबसे पहले षडज ग्राम है तो सा से शुरू होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिखी थी सप्तक, तो सा रे गा मा प ध और नी। तो अब हम इसको बिठाएंगे। तो सबसे पहले सा की 4 श्रुतियां थी, तो 1 2 3 और ये चौथे पे, सॉरी ये पोजीशन है, तो 4 पोजीशन के बाद 1 2 3 और ये चौथे पे सा बैठ गया है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं सा के बाद रे। तो रे की 3 श्रुतियां थी, यानी 1 2 और 3 सातवें पोजीशन पे ये जो 3 ये हैं पोजीशन, ये रे की हो गई। ये जो पहले की 4 थी वो सा की थी। ठीक है, तो सा रे गा, जो गा था तो 2 फ्रीक्वेंसी, एक और ये दूसरा गा। अब सा रे गा मा, ठीक है, तो अब अगला मा आता है, तो इसकी 4 फ्रीक्वेंसी है, उसी हिसाब से आप बिठाइएगा 1 2 3 और ये चौथे पे बैठा मा। फिर पा की भी 4 फ्रीक्वेंसी है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे ये पा का आ गया। अब उसके बाद ध की 3 फ्रीक्वेंसी 1 2 और यहाँ पे आ गया ध। अब जो बाकी की 2 बच गई हैं वो फ्रीक्वेंसी है नी की। तो इस हिसाब से आप अपनी टेबल बनाएंगे षडज ग्राम की। अब ऐसे ही सिमिलरली हम बाकी दोनों ग्रामों की भी टेबल्स बनाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मध्यम ग्राम की तरफ। तो मध्यम ग्राम आपको नाम से सुन के पता चल रहा होगा कि इसका जो प्रधान स्वर रहने वाला है वो म रहने वाला है, और इसी वजह से इसका नाम भी मध्यम ग्राम पड़ा है। तो अब इसका जो सप्तक देखें हम, तो वो म प ध नी सा रे गा, यानी इसका जो पहला स्वर रहेगा वो म रहेगा, और इसी से हम एक नया पैटर्न डिफाइन करेंगे। तो अब इसी यहाँ पर भी हम स्वरों को एकदम सेम डिट्टो वैसे ही बिठाएंगे जैसे यहाँ पे हमने बिठाया था।
जैसे हमने सा को 4 फ्रीक्वेंसी दी, फिर रे को 3, गा को 2, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे भी सेम वैसे ही फ्रीक्वेंसीज देंगे। तो हमने सा को 4 फ्रीक्वेंसी दी थी, यानी जो पहला स्वर है उसकी 4 फ्रीक्वेंसी है। और ये जो स्वर है आप इसको, ये जो श्लोक है उसको आप एज अ षडज ग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद कर सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो तीनों ग्राम होंगे वो ऐसे सिमिलरली ही बनेंगे। यानी पहला जो स्वर है उसको 4 फ्रीक्वेंसी मिली है, यानी यहाँ पे भी 4 फ्रीक्वेंसी मिलेगी, माँ को 4 फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर रे को यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी मिली थी, तो यहाँ पे जो पा होगा उसको भी 3 ही फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ये डिफाइन किया था वो स्वर की पोजीशनिंग के हिसाब से डिफाइन किया था कि जो पैटर्न में पहला स्वर आएगा उसको 4 फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो सप्तक में अगला स्वर आएगा उसको 3 दी गई है, उसी हिसाब से। अब जो तीसरा स्वर वहां पे ग आया था उसको हमने 2 फ्रीक्वेंसी दी थी, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो तीसरा स्वर है वो ध है, उसको भी हम 2 ही फ्रीक्वेंसी देंगे। अब उसके बाद सा रे गा माँ को हमने 4 फ्रीक्वेंसी दी थी, यहाँ पर माँ को हमने 4 फ्रीक्वेंसी दी थी, तो यहाँ पर जो अब हमारा स्वर आएगा नी, उसको हम 4 फ्रीक्वेंसी देंगे, 1 2 3 और ये चौथे पे नी। अब नी के बाद सा, अब यहाँ पर हमने पा को 4 फ्रीक्वेंसी दी थी, जो कि हमारा 5वां स्वर था इस सप्तक में, यानी षडज ग्राम में। अब यहाँ पर जो 5वां स्वर है वो सा है, तो सा को यहाँ पर भी 4 फ्रीक्वेंसी देंगे, 1 2 3 और ये 4। पा के बाद वहां पर ध आया था, ध को हमने 3 फ्रीक्वेंसी दी थी, तो यहाँ पर भी हम 3 ही फ्रीक्वेंसी देंगे जो अपना आने वाला स्वर, यानी जो छठा स्वर होगा, तो 1 2 और यहाँ पर रे, और जो लास्ट स्वर है उसको हमने नी को हमने यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी दी थी, तो यहाँ पर भी हम गा को 2 फ्रीक्वेंसी देंगे। तो देखिए एकदम सिमिलर टेबल बना है दोनों जगह ही। जी देखिए, तो एकदम अब अभी तक आपको ये दोनों ग्राम देखते समझ में आ गया होगा कि अगला जो हमारा गांधार ग्राम रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। तो गांधार ग्राम के लिए मैं लिख देता हूं अभी, जो हमारा जो गांधार ग्राम रहने वाला है, गांधार ग्राम, अब तक तो आपको पता चल गया होगा, इसका जो प्रधान स्वर होगा वो ग होगा, यानी इसका जो रूलिंग स्वर है वो ग है, यानी ये ग से स्टार्ट होगा, तो इसकी जो सप्तक बनेगी वो कैसे बनेगी, ग म प ध नी सा रे। तो अब इसकी भी टेबल बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर श्रुति, यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर स्वर, जो या फिर आप नोट्स भी लिख सकते हैं इसको। तो अब श्रुति डिफाइन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 16 17 18 20 21 और ये लास्ट 22। तो पहले स्वर को हम 4 फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जो पहला स्वर है उसको हम 4 फ्रीक्वेंसी दे रहे थे। आप अपने दिमाग में वो श्लोक और जो षडज ग्राम है उसको दिमाग में रखिए। तो सा को हमने 4 फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर जो पहला स्वर है गा, उसको हमने 4 फ्रीक्वेंसी, तो चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, तो यहाँ पर हमने 4 फ्रीक्वेंसी दी थी सा को। रे को हमने यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी दी थी, तो अब जो हमारा सेकंड स्वर है उसको हम यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी देंगे। अब उसके बाद हम इस प को 2 फ्रीक्वेंसी देंगे, और ध को हम देंगे 4 फ्रीक्वेंसी, नी को भी 4 श्रुति देंगे, फिर सा को हम 3 देंगे और रे को 2 देंगे। और ये जो पैटर्न है 4 3 2 4 4 3 2, यही चलेगा हर जगह, यही चलेगा। अगर मैं यहाँ पे भी लिखूं तो माँ को भी हमने यहाँ पर 4 दी थी, 4 3 2 4 4 3 2, यही पैटर्न रहने वाला है, हर ग्राम में यही पैटर्न रहेगा। यहाँ पर भी आपने देखा होगा 4 3 2 4 4 3 2, तो इसी पैटर्न में हम जो सप्तक के स्वर होंगे उनको बिठाएंगे। तो यहाँ पर भी बिठाते हैं,
तो पहली 4 फ्रीक्वेंसी पहले स्वर की 1 2 3 और ये चौथे पे गा, अगले के लिए 3 तो 1 2 मा, फिर 1 2 पा, फिर ध को 4 1 2 3 और ये ध, फिर नी को भी 4, फिर उसके बाद सा को दी है 3, फिर रे जिसको दी है हमने 2 श्रुतियां। तो ये भी टेबल बन गई। तो एक कॉमन डाउट रहता है बच्चों का कि जैसे मैंने यहाँ पर जो गा है, इस गा को मैंने यहाँ पर इस फोर्थ श्रुति के नीचे लिखा है, तो ऐसा लगता है बच्चों को कि यहीं पे लिखना है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको बस ये 4 जो बॉक्स हैं, ये जो 4 श्रुतियां हैं, आपको इसके अंदर गा को डिफाइन करना होगा कहीं पे। आप फिर कहीं पे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते थे कि मैं इस यहाँ पर अगर ये हटा दूं और जो गा है, जो मेरा गा स्वर है, उसको मैं पहले पे लिख देता और फिर यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से ऐसे काउंट कर लेता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं माँ को भी यहाँ पे लिख सकता था, प को भी पहले लिख सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर मैं इसको ऐसे बीच में भी लिख सकता था कि छठे पे मैंने ये लिख दिया और ऐसे लिख दिया बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक हाँ ये बात है कि आपको अगर आप पहले पे लिख रहे हैं एक स्वर, तो आपको सारे ही स्वर आप पहले पे लिख दीजिए, और अगर आप बीच में लिख रहे हैं तो सारे ही स्वर ऐसे बीच में लिखिएगा, और अगर आप लास्ट में लिख रहे हैं तो लास्ट में ही सारे स्वर लिखिएगा। ऐसा ये वाला जो पैटर्न है लास्ट में लिखने वाला, ये ज़्यादा प्रेफर्ड रहता है, मतलब अनसेडली प्रेफर्ड रहता है आजकल, क्योंकि एनसीईआरटी भी अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दिया हुआ है, लास्ट में लिखा है स्वर को, और ऐसे ज़्यादा आसान भी रहता है काउंटिंग करने में, मतलब चांसेस ऑफ मिस्टेक भी कम रहती है। तो अब हमने यहाँ पे जो तीनों ग्राम देखे, षडज ग्राम, ये मध्यम ग्राम, फिर ये जो गांधार ग्राम था। अब ये जो तीनों ग्राम थे, अब इन तीनों ग्राम में से जो षडज ग्राम रहता है, षडज ग्राम और जो हमारा मध्यम ग्राम रहता है, षडज ग्राम और जो हमारा मध्यम ग्राम रहता है, वही सबसे ज्यादा यूज, जो मतलब मुख्यतः जो यूज होता है वो षडज ग्राम और मध्यम ग्राम रहता है। यानी ये फर्स्ट षडज ग्राम और ये मध्यम ग्राम, ज्यादातर यूज में यही दोनों ग्राम रहते हैं। और जो गांधार ग्राम है उसको ईसवी, जो ईसवी है, जो क्राइस्ट एरा है, उसके स्टार्टिंग के ही जो शताब्दियां थी, जो भी साल थे, उससे ही जो गांधार ग्राम है उसको मतलब अनयूजफुल टाइप से माना जाता है। तो ये एक पॉइंट है जो हम नोट कर सकते हैं। तो ऊपर में से जो, तो पहला पॉइंट हम यही नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि ओनली षडज एंड मध्यम grams are majorly used। और दूसरा पॉइंट हम ये नोट कर सकते हैं कि जो गांधार ग्राम is treated as unuseful from the starting years of क्राइस्ट एरा। तो अब ये जो ग्राम का टॉपिक है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने ग्राम पढ़ी उनमें हमको मूर्छनाएं भी पढ़नी है। मतलब टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये भी बहुत सिंपल था, वो भी बहुत सिंपल है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है वो भी। लेकिन वो जो टॉपिक है, अगर आपको मूर्छनाएं भी, मूर्छन भी अगर ये टर्म भी पढ़ लें आप, तो उसके बाद वो टॉपिक समझना और आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये अगले लेक्चर में प्लान करूंगा मैं इसको। यानी जो अगला लेक्चर आएगा, जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो मूर्छन है, मूर्छन का टॉपिक हम खत्म करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट में, तो अगले क्लास में हम मूर्छन पढ़ेंगे और उसके अगले लेक्चर में हम ग्रामों की मूर्छनाएं पढ़ेंगे।
तो जो मूर्छन टॉपिक है वो बहुत ही छोटा है, मतलब इसके मुकाबले बहुत छोटा है। एक श्लोक देखेंगे हम, और वो हम संगीत रत्नाकर का श्लोक देखेंगे और फिर वो मूर्छन हम खत्म कर देंगे। तो आज के लेक्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें थी वो क्या थी, तो जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था कि ये जो यूनिट है वो 6 मार्क्स का आएगा और इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए, जो अगर मैं कहना चाहूँ, जो आपको लास्ट टाइम पे भी रिवाइज करना चाहिए, वो एक ये जो डेफिनेशन हो गई ग्राम की, ये जो 3 लाइन्स है वो, उसके बाद ये श्लोक है, ये वाला नहीं, ये वाला चतुष चतुष चतुश्चैव वाला, ये आप अगर याद कर लें तो अच्छा रहेगा। ये याद कर लें तो अच्छा रहेगा, मतलब पोजीशनिंग याद करने में आसानी रहेगी। और फिर ये जो ग्राम की टेबल्स हैं वो आपको याद रहनी चाहिए, मतलब ये जो डेफिनेशन है और फिर ये जो 3 टेबल हैं, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। और एक ये 2 छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप ये याद रखें सके तो, क्योंकि वाइवा में हो सकता है आपसे ये दोनों पॉइंट पूछ ले एग्जामिनर की, आप जो ग्राम पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में, उसमें से मेजरली यूज कौन से किए जाते हैं और जो नहीं यूज किया जाता है वो कब से यूज नहीं किया जा रहा है। इसका ऐसा कोई रीजन ना एनसीईआरटी में दिया गया है ना आज तक पूछा है, और मतलब सिलेबस का हिस्सा नहीं, क्योंकि क्यों इसको यूज किया जा रहा है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अगले लेक्चर में हम मूर्छन कवर करेंगे और ग्रामों, और उसके अगले लेक्चर में हम ग्रामों की मूर्छनाएं कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक डेफिनेशन कंप्लीट होगा और इस लेक्चर के साथ हमारे 2 डेफिनेशंस खत्म हो जाएंगे, एक ग्राम का और एक मूर्छन का। तो टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।